नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। दुष्यंत, मेरा जो पहला सवाल है कि इस समय कोरोना की महामारी से बड़ी शायद कोई भी खबर इस समय पूरे विश्व में नहीं है, लेकिन हरियाणा एक छोटा राज्य है और कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस बीमारी का हरियाणा ऐसे राज्य पे? नीलू जी, जिस प्रकार से केवल मात्र अर्थव्यवस्था ही नहीं, आम जनजीवन के अंदर लोगों के भी बहुत फर्क पड़ा है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर लॉकडाउन हम इतना लंबा ना करते तो शायद जो नंबर्स आज हमें देश में देखने को मिल रहे हैं वो शायद मल्टीपल टाइम्स हमें दिखते। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा का इंडस्ट्री से आज चलता है, वो एक स्टैंड स्टिल पे आ चुका है। हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर, क्योंकि फसलें मंडियों के अंदर आज बड़ी मात्रा में आ रही है, उसको हमने स्टैगर किया है। तो ये तमाम चीज़ें हमने मैनेज करी है और मेरा ये मानना है कि अगर प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। आप जो कह रहे हैं दुष्यंत, उसमें तथ्य है, लेकिन एक तथ्य ये भी है जो कि ऑपोजिशन जिस बात को कह रहा है और जिस तरीके की हमने तस्वीरें देखी कि मजदूरों के लिए कोई प्लानिंग केंद्र सरकार ने नहीं की, ऐसा लग रहा था। तो और जैसे विपक्षी पार्टीज भी कह रही हैं कि लॉकडाउन अनाउंस करने के पहले अगर शायद केंद्र सरकार ने थोड़ा सा वक्त दिया होता, 1 या 2 दिन का बजाय उन 4 घंटों के, तो शायद चीज़ें और बेहतर तरीके से मैनेज हो सकती थी। इस पे आपका क्या कहना है? नीलू जी, जिस प्रकार से केंद्र ने डिसीजन लिया, मुझे लगता है कि अगर और देश ले लेते, स्पेन ले लेता, इटली ले लेता, फ्रांस ले लेता, यूएस लेता, तो हजारों जाने वहां नहीं जाती। आज अमेरिका अपने आप को खोल कर बैठा है, मगर दिन प्रतिदिन आप आंकड़े देखें तो एवरेजली 3000 लोगों की वहां जान जा रही है। और जो एक ट्रेंड पहले आ रहा था कि लोग 60 साल की उम्र से ऊपर हैं, आज का खुद का अमेरिका का डाटा बताता है कि अमेरिका के अंदर एवरेजली 30 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग डेथ रेट के अंदर सबसे ज्यादा है। तो अपने आप इसकी सीवियरनेस सामने आती है और मैं ये मानता हूँ कि एक बोल्ड डिसीजन था, मगर क्या हम इसको 3 से आगे ले जा पाएंगे? क्या जो सोच रखी हुई है उसको हम और बढ़ा पाएंगे? हमें सामान्य तौर पर जिंदगी को लाना पड़ेगा। अगर हम लॉकडाउन को ही मेंटेन रखेंगे तो शायद देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों की आम जीवन शैली भी आज प्रभावित हो रही है। तो तो इसके लिए प्लान पैटर्न में, चाहे स्लो एंड स्टडी करना पड़े, फेस्ड मैनर में हमें चीज़ों को खोलना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर भी हमने ग्रीन जोन्स डिक्लेयर जो हैं, हमारे जिले, अब आज 2 जिलों के अंदर दोबारा पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। मगर हम अगर इंटर स्टेट ट्रैवल को हमने बढ़ावा दे दिया तो फिर इसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। मगर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल को हम मेंटेन कर सकते हैं, विद इन डिस्ट्रिक्ट को हम मेंटेन कर सकते हैं और साथ के साथ फेस्ड मैनर में आपने ठीक कहा। बिल्कुल, दोबारा आपने ठीक कहा दुष्यंत जी कि इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल से एक बड़ी चुनौती आती है। और हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने तो बिल्कुल ये कहा है कि क्योंकि फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं, उन्होंने केजरीवाल सरकार से कहा है कि हमारे एनसीआर के रीजन से जितने एम्प्लॉयज़ जो दिल्ली के हैं उनके रहने का इंतज़ाम केजरीवाल सरकार को करना चाहिए, उन्हें कर्फ्यू पासेस देने चाहिए। कितना डूएबल है, कितना वर्कबल है ये प्लान? हर सरकार को अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक केस झज्जर में आया जिसकी पुलिस का कर्मचारी था, दिल्ली में नौकरी करता था, आज उसके लिए घर के लोग प्रभावित हैं। सिमिलर केस ऐसा ही है, दिल्ली प्रशासन में काम करने वाला एक व्यक्ति सोनीपत आया। 2 इस हिसार में केसेस आए हैं, उनमें से एक केस की परसों ही गाजियाबाद से आने की हिस्ट्री है, जिसका 2 दिन तक उसने और उसके परिवार ने, गांव के सरपंच ने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी। कितने लोग उस गांव में प्रभावित होंगे, ये देखने वाली चीज है। हमारे अब तक गांव के अंदर कोरोना के केसेस नहीं मिले थे, तबलीगी आए थे, उनको हमने क्वारंटाइन किया, आइसोलेट किया और उसके बाद वो व्यवस्था ठीक हुई। मगर अब अगर इस तरीके से मेट्रो से लोग आकर गांव के अंदर इफेक्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता ग्रामीण अंचल में ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज है जो शहरों में है, उतना अच्छा ट्रीटमेंट, उतनी अच्छी टेस्टिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि इस महामारी से बचने के लिए हमें इमोशंस को साइड में छोड़कर
इमोशनल होकर अगर भागेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसको बढ़ावा देने का काम करेंगे, कार्य करना पड़ेगा। दुष्यंत जी, अभी आपने तबलीगीज़ का मेंशन किया कि तबलीगीज़ वो जो इवेंट हुआ था तबलीगी जमात का जो दिल्ली में, उसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शस पेशेंट्स जो थे, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो हरियाणा के थे। अब उस पूरे इवेंट को जिस तरह से मीडिया ने उसको पेश किया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरह से सरकार ने उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की, और पूरी एक कम्युनिटी को जिस तरह से कलर करने की कोशिश किया, ऐसा लगा कि जो मुसलमानों की कम्युनिटी है उन्हीं के द्वारा फैलाया गया है ये वायरस। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं ये जो रिलीजियस प्रोफाइलिंग इस तरीके की ठीक है? देखिए रिलू जी, एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते। इसके अंदर कोई धर्म नहीं देखा जाता। ये तो अपने आप में एक ऐसा वायरस है, कौन कैरियर है, किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, जिसकी जब तक ट्रेसिंग प्रॉपर नहीं होगी तब तक उसकी बैकग्राउंड हमें नहीं पता चलेगी। और आज भी मैं मानता हूं कि हमने अगर उनको ट्रेस बैक किया, 1600-1700 लोगों को मरकज से हमने ट्रेस बैक किया, तो हम कामयाब रहे एंड 70% ऑफ देम आर क्योर्ड टुडे। और मुझे लगता है अब जो लोग आ रहे हैं ये तो कोई तबलीगी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड के तौर पर हमें इसको देखने को मिल रहा है। पंचकुला में एक केस आया, वो लेडी पंजाब जाके आई होशियारपुर, उसने किसी को नहीं बताया और आकर उसने 9-10 लोगों को इफेक्ट कर दिया। तो क्या वो प्लान था? मुझे लगता है कि ये एक ऐसी महामारी है जिसके अंदर एक दूसरे पे आरोप लगाने से बेहतर है कि हम गंभीरता इसकी समझे और उसको समझते हुए ही आगे नहीं, बढ़ें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसे ये इस समय आरोप लगाने का मौका बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो केंद्र सरकार की ब्रीफिंग्स होती हैं, और लगातार अपने हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को देखा, जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल हर ब्रीफिंग में वो इस बात को मेंशन करते थे कि इतने केसेस तबलीगी से रिलेटेड हैं। तो एक तरीके की रिलीजियस प्रोफाइलिंग हो गई, तरह तरह के वीडियोज़ जो वायरल हो रहे थे कि जो मुसलमान सब्जी बेचने वाले हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है अलग अलग लोकेलिटीज़ में, जो मुस्लिम्स हैं जो कुछ और भी चीज़ें बेचते हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है। इस तमाम तरीके की जो मिस इन्फॉर्मेशन, मैं इसे मिस इन्फॉर्मेशन कहूँगी दुष्यंत, तो इस पर आपका क्या कहना है? एक तरीके का माहौल बनाया गया एक कम्युनिटी के लिए, ये कितना जस्ट है, कितना फेयर है? हमारे प्रदेश में आज एक ऐसा जिला है जिसके अंदर लगभग आप मानिए 17 केसेस आए थे, और मेवात वो जिला है, मुझे नहीं लगता वहां पर किसी ने भी मदद के अंदर अपने कदम पीछे रखने का काम किया होगा। तो जनता की भावना है, और अगर इस तरह के कहीं कदम उठे हैं तो नेगेटिव है। हम तो डे वन से कह रहे हैं कि आप इस तरीके से इस महामारी को किसी धर्म से, मजहब से ना जोड़िए। आज मानवता के तौर पर हमें इस लड़ाई को लड़ना है। हम पहले अपने देश को, प्रदेश को बचा पाएंगे, तभी जाकर तो जीवित रह पाएंगे। तो अगर हम 130 करोड़ लोगों में इसको फैला देंगे तो आप सोचिए इसका इफेक्ट क्या आएगा। दुनिया भर की मेडिकल व्यवस्था भी शायद हिंदुस्तान को ना बचा पाए। बिल्कुल। आपका जो ये स्टेटमेंट है, जो आपने अभी मेंशन किया, जिस बात को, आपका ये स्टेटमेंट दिखाता है कि आप थोड़े लिबरल माइंडेड हैं एंड यू डोंट गो बाय व्हाट अदर्स आर सेइंग। बट कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव काम हुआ कोरोना के इन्फेक्शंस को ग्रैपल करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो क्रेडिट की बात है, जैसे कि जो राज्य सुर्खियों में आए, जैसे केरला आया, महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के कोशिश कर रहा है और मीडिया की हेडलाइंस भी वहाँ से बन रही थी, लेकिन हरियाणा को इसके बावजूद कि जो खट्टर साहब की गवर्नमेंट है वो बहुत बड़े पीआर स्किल्स पर काम करती है, पीआर कैंपेन्स में बिलीव करती है, तो क्या वजह है कि हरियाणा ने वो लाइमलाइट नहीं कैच की अपने कंट्रोल मैकेनिज्म्स को लेकर? देखिए, हमने टीवी और सुर्खियों में रहना पसंद नहीं है, हमने तो ग्राउंड पर कर दिखाया है जी। और सुर्खियां तो शायद हरियाणा के पास लगता है दिल्ली सारी ले जाता है। तो मुझे यही कह सकता हूं कि अगर हमारे यहाँ पर 68% रिकवरी रेट है तो वी आर डूइंग गुड, वी आर ट्राइंग टू सेव आवर पीपल। हमारी प्राथमिकता है कि आज हर एक के घर राशन प्रॉपर पहुंचे। हमने बसेस मोबाइल दुकानों में कन्वर्ट कर दी, जिनके कॉलोनीज के अंदर जाकर राशन डिलीवर किया। वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दी स्टेप्स। हमने इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी, खोली। आज सामान्य तौर पर 17,000 के लगभग लोग अपने जीवन में इंडस्ट्रीज के माध्यम से वापस आए हैं। हमने व्यवस्था बनाई कि हमारे यहाँ पर प्रदेश के अंदर जितनी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो मास्क बनाए, और पूरा इंडिया आज उसको कॉपी कर रहा है। परसों भी पंचायत दिवस के अंदर प्रधानमंत्री ने अगर किसी एक राज्य के एक गांव की बात करी तो हरियाणा के सिरसी गांव की बात करी, जिसको हमने लाल डोरा मुक्त कर दिखाया है। एंड वी आर स्टिल वर्किंग, आवर गवर्नमेंट मशीनरी इज ऑन इट्स फीट। और मैं ये मानता हूँ
कि आज टाइम कोई सुर्खियां, न्यूज़, क्रेडिट इसका नहीं है। आज कर कर अपने लोगों को बचाने का है और हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। बिल्कुल। दुष्यंत, लेकिन आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, एक्साइज, टैक्सेशन, फूड, सिविल सप्लाईज, रेवेन्यूज़। एक्साइज की अगर हम बात करें तो इस समय रेवेन्यू की कितनी बड़ी चपेट पड़ी है हरियाणा में, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि पहले करीब 3,000 करोड़ का नुकसान हरियाणा को हुआ है और अब अप्रैल आते आते 6,000 करोड़ का नुकसान एक्सपेक्टेड है ओवरऑल हरियाणा के, अगर हम फिगर्स देखें। तो कितनी एक्साइज के सच्चाई है अंदर इसमें? जी। आज जहां आपके मॉल्स बंद हैं, आपकी कंजम्पशन जीरो है नॉन एसेंशियल आइटम्स की, तो ऑटोमेटिकली है आपका जीएसटी रेवेन्यू आज फुल स्टॉप पर है। आपकी गाड़ियां सड़कों पर नहीं है, इंडस्ट्री बंद है, डीजल पेट्रोल बिक नहीं रहा, आपका वैट बंद है, आपकी लिकर वेंट बंद है। आज उससे एक्साइज जो लगभग 300-400 करोड़ रुपया तो सिर्फ महीने का आता था रेवेन्यू के तौर पर, वो बंद है। तो इफेक्ट पड़ता है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये केवल मात्र हरियाणा को है। आज पूरे देश भर के अंदर इस तरह का फुल स्टॉप है। अगर लाइफ सामान्य तौर पर वापस आएगी तो पैसा तो वापस आ जाएगा, मगर आज हमें प्लान करना है कि हम इस क्रंच के अंदर कैसे आगे बढ़ेंगे, और गंभीरता से उस पर कार्य कर रही है सरकार, और उम्मीद रखते हैं कि केंद्र भी इसके ऊपर कड़े कदम उठाएगी कि हर प्रदेश को जो आर्थिक नुकसान इस लॉकडाउन की वजह से हुआ है, हमारी इंडस्ट्री जो बंद रही है उसको कैसे रिवाइव बैक किया जाए। बीच में कुछ लीडर्स ने ये भी बोलना शुरू किया था, आपने इंडस्ट्रीज़ की अभी बात की, कुछ लीडर्स जैसे कि अभय चौटाला हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, लिकर माफियाज़ के लिए सारी इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं हरियाणा में, और जो हरियाणा सरकार है वो लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान इतना नहीं रखती जितना कि लिकर माफियाज़ का रखती है। इन तरीके के जो एलिगेशंस हैं ये सुनने में आ रहे थे बीच में। तो क्या सच्चाई है? और जो एमएचए का भी ऑर्डर आया है, तो क्या वाकई में लिकर शॉप्स इस समय खुली हुई हैं? क्या कितना सब्सटेंस है इन सब एलिगेशंस में? 26 तारीख से हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी लिकर वेंट खुला नहीं है। प्रॉपर जिस दिन बंद हुआ था उनके स्टॉक्स को हमने मॉनिटर किया था। ऑलरेडी हमने 200 से ऊपर लोगों पे छापे मारे हैं, अलग अलग वेंट्स हमने दोबारा चेक कराए हैं। जहां भी कमी पाई गई है उनको पेनल्टाइज किया है, और आने वाले समय में उन लोगों को लिकर वेंट की परमिशन हम आने वाले भविष्य के लिए नहीं देंगे। मगर जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँ, अगर मैं इस सैनिटाइजर की बोतल को पकड़ता हूँ तो इसके अंदर भी आज के दिन ईएनए का यूज होता है, और सबसे बेस है किसी सैनिटाइजर्स का। और हमारे पास जब लॉकडाउन शुरू हुआ था लगभग 70 लाख प्रूफ लीटर ईएनए था, मगर हर रोज 2, 2.5, 3 लाख तक की कैपेसिटी में उसकी यूटिलाइजेशन चल रही थी। हम दिल्ली को सपोर्ट कर रहे थे, हम हिमाचल को सपोर्ट कर रहे थे। या तो हम ये निर्णय लेते भी हम दिल्ली और हिमाचल की सप्लाई को पूरी तौर पर बंद कर देंगे, या फिर हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि हम अपनी डिस्टिलरीज को दोबारा फंक्शनल करेंगे, कि किसी ना किसी तरीके से हमारे जो सैनिटाइजर्स चाहिए आज हेल्थ इंडस्ट्री को, उसको उपयोग के अंदर हम लेकर आए। और मुझे लगता है हम कामयाब रहे। आज भी हम दिल्ली और हिमाचल को सपोर्ट कर रहे हैं, और आने वाले समय किसी और प्रदेश में जहाँ अभी भी डिस्टिलरीज बंद है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भी हम परमिशन देंगे कि एक्सपोर्ट कर उन प्रदेशों के अंदर भी सैनिटाइजर्स की प्रोडक्शन चालू रखिए। क्योंकि आज अगर हम अपने आप को सैनिटाइज रखेंगे, हाथों को साफ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इस वायरस को फैलने से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से देश को बचा पाए। लेकिन दुष्यंत, अगर 3 मई के बाद इस लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, अभी तो किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है कि 3 मई तक क्या होगा, लेकिन अगर 3 मई के बाद इस लॉकडाउन को बढ़ाने की बात आती है तो कितनी मुश्किल रहेगी, या कितनी बड़ी चुनौती मैं कहूँ कि रहेगी हरियाणा के लिए और बाकी राज्यों के लिए? देखिए, बढ़ाना अभी बहुत अर्ली है, क्योंकि हमारे पास 3 केस, 2 केस एवरेज में आ रहे थे, पर एकदम पिछले 2 दिनों के अंदर हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, और हमारी टेस्टिंग भी बढ़ी है। उसके अंदर किस तरीके का स्प्रेड देखा जाएगा, पैटर्न देखा जाएगा, उसके बाद स्टेट अपना फैसला लेगा। पर एक चीज जरूर कह सकता हूँ, 3 के बाद जो भी निर्णय हो लॉकडाउन बढ़ाने का या वो, इट कैन नॉट बी वन फिट्स ऑल। हर स्टेट के अलग विचार है, हर स्टेट की अलग समस्या है। कई स्टेट्स आज कोरोना मुक्त है, वो मुझे नहीं लगता परमिट करेगी कि किसी तरह का इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट वहाँ एक्टिव रहे कि वायरस का फैलाव हो। इसके जो समीकरण हैं वो भी आपने देखा कि किस तरीके से 14 दिन तक आ सकते हैं। तो आप आज किसी को लेकर जाएं और वो 14 दिन बाद पॉजिटिव पाया जाता है, तो आपने खुद ने कम्युनिटी स्प्रेड को बढ़ावा दिया है। तो सरकार, केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से मुझे लगता है चिंतन भी कर रही है, वो ग्लोबल पैटर्न्स भी मॉनिटर कर रही है,
होपफुल हैं हम कि किसी तरह की मेडिकेशन इसके कंट्रोल के लिए आ जाए। मगर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज के दिन लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर भी अगर कहीं जाना है किसी इमरजेंसी में, तो सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें। कम से कम 4-5 फीट का गैप रखिए, मास्क पहनिए, ग्लव्स बिल्कुल। पहनिए, कि आप कहीं न कहीं अगर खुद इफ़ेक्टेड नहीं है, तो किसी और की वजह से इसके संक्रमण में ना आए। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग आपने कहा कि लोगों को मेंटेन करने की ज़रूरत है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी इस समय एक ज़रूरत बन गई है। दुष्यंत, आपके राज्य ने जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस है, उन्हें उसे कहा गया है कि उसे माफ़ किया गया है, या स्कूल्स प्रेशर नहीं डाल सकते अभिभावकों के ऊपर कि नहीं, उन्हें फ़ीस पे करनी ही करनी है। लेकिन आज बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं कि हरियाणा के ऐसे बहुत स्कूल्स हैं, जो बड़े स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, जो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं कि नहीं, उन्हें फ़ीस पे करनी ही करनी है। तो क्या आप इस पर कोई एक्शन लेंगे? कि स्कूलों से आपने बात की है? क्या है अभी जो एक्चुअल पोजीशन है? देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जिस प्रकार से और राज्यों ने नोटिफिकेशन जारी कर कर बड़े स्टैंडर्ड ऑर्डर इशू करे, उसके अंदर ज़रूर हरियाणा ने एक नई चीज़, एक नई पहल करी कि पेरेंट्स को ये कहा गया है कि फोर्सफुली आपने कहीं पैसा नहीं देना। अगर आप 2 महीने, 3 महीने तक नहीं दे सकते, तो आपके बच्चों को स्कूलों से नहीं निकाला जाएगा। क्योंकि जो हर महीने नौकरी कर कर आता था, वो अपने बच्चों की सैलरी देता था, उन लोगों को कहीं न कहीं हमने इसके अंदर डाला है। मगर हाँ, अगर कोई होम ट्यूशनिंग कर रहा है, ऑनलाइन क्लास, जी। को भी डायरेक्ट किया गया कि एक परसेंटाइल से ज़्यादा आप पैसा चार्ज नहीं कर सकते ट्यूटरिंग के नाम पर। क्योंकि हमने देखा कई प्रदेशों के अंदर ट्यूटरिंग के नाम पर स्कूल फीस से भी ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। और स्कूल अभिभावकों, प्रिंसिपल्स को और उनके ओनर्स को ये कहा गया है कि अगर इस तरह की कहीं भी कोई समस्या हमारे संज्ञान में आती है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। अगर कार्रवाई करनी पड़ी, तो फिर उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भी हमें बुक करना पड़ेगा। ओके। यूजीसी ने एक प्रपोजल दिया है कि जो नया एकेडमिक सेशन है वो शायद सितंबर से शुरू होगा। तो आप लोगों ने भी अपना कोई प्रपोजल रखा है? आपकी तरफ से कोई ऐसा निर्णय आया है कि कब नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा हरियाणा उसके में? ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर के संज्ञान में सारी बातें हैं, रेगुलरली वो उस पर ओके। अपडेट ले रहे हैं। मगर हम ये मानते हैं कि जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड एक तरह का छुट्टियों का पीरियड रहा है, तो ज़रूर हम ये प्रपोजल देंगे कि स्कूल उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर उसके दौरान वो टीचिंग करना चाहें, कि बच्चों की जो क्लासेस मिस हुई है, कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी उस समय के दौरान कर पाएं। ओके। अब बात करते हैं अनाज के प्रोक्योरमेंट को लेकर कि काफ़ी बम्पर हार्वेस्ट हुआ है, लेकिन किसानों को कैसे इंसेंटिवाइज कर रही है हरियाणा सरकार की वो स्टैगर्ड प्रोक्योरमेंट करें? क्योंकि जाहिर सी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग दिमाग में है। अनाज लेकर जब एक किसान मंडी जाता है, तो वहाँ मंडी में भी बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे सुनियोजित किया जा रहा है? देखिए, पहले हमने नंबर ऑफ जो हमारे परचेज सेंटर थे, जहाँ पर किसान अपनी फसल लेकर आता था, उनको 3 गुना किया। सरसों के पिछली बार 67 थे, उसको 150 के लगभग किया। वीट के पिछली बार 477 थे, उसको हमने 1500 के आसपास बनाया। और उसके अंदर भी हमने जो आड़ती भाई थे, उनको स्टैगर किया कि आपके रिलेटेड कोई भी किसान है, उसकी फसल को आप वहाँ प्रोक्योर कर सकते हो। बेसिक चीज़ें वहाँ पर तिरपाल हो, बारिश से बचाने के लिए, सब सरकार ने प्रोवाइड करने का काम किया है। और सरकार ने बारी-बारी प्रयास किया और किसान भाइयों ने भी उसका पूरा साथ दिया। वो स्वयं स्टैगर्ड तरीके से और डिलेड अपनी क्रॉप को मंडियों में लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, हरियाणा ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा में किसानों को रजिस्टर कराया, और अब उनके मोबाइल पे एसएमएस जाता है कि आप आज अपनी फसल मंडी में लेकर आ सकते हैं, जिससे अपने आप स्टैगरिंग बढ़ी। हमने देखा कि कहीं भी कोई भीड़ नहीं है, कोई ज़्यादा मात्रा में लोग एकत्रित नहीं हो रहे, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करी जा रही है, हर ट्रैक्टर को सैनिटाइज किया जाता है, हर फार्मर का फीवर लिया जाता है कि किसी तरह के सिम्टम ना हो कि मंडी में, क्योंकि पंजाब में एक केस सामने आया जिसमें मंडी बोर्ड के एक कर्मचारी को पॉजिटिव पाया गया। तो इस चीज़ों को हमने मॉनिटर करा है। और एक नई चीज़ जो इस बार हमने कर देखी है, क्योंकि हरियाणा में 22,000 करोड़ रुपए के लगभग की गेहूं परचेज करी जाती है, और हमने पूरा पैसा फार्मर को मिले, उसके खाते में जाए, इसका प्रयास किया कि हम 2 दिन के अंदर जो आड़ती है उसके खाते में उस पैसे को भेजेंगे।
अगर कोई लेन देन आड़ती के साथ फार्मर का है, वो लिखित तौर पे उसको कटवा सकता है। ये तो बचा पैसा 3 दिन बाद उसके खाते में, 5 दिन के अंदर। ये शायद पहली बार हुआ है कि आपकी फसल खरीदते ही सरकार ने 5 दिन में आपको पैसा दिया। और बड़ी खुशी मेरे को इस व्यवस्था को बनवाने में आई, क्योंकि एक किसान का मेरे पास परसों मैसेज आया कि मेरे खाते में 1,03,000 रुपए आ गए, मैं 5 दिन पहले फसल दे के आया था। ये अपने आप में एक ऐसा कदम है जिसने सरसों और वीट की परचेज को शायद पिछले सालों से बेहतरीन तरीके से और पिछले सालों से और बम्पर फसल हमने इस बार परचेज करी है। और कोरोना जैसी महामारी के बीच में हम इसको अचीव कर पाए, मुझे लगता है कि ये सरकार की कामयाबी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब आपको एक दूसरे इशू पर पूछना चाहूँगी दुष्यंत, कि ये जो मुख्यमंत्री समृद्धि योजना है, एक सीएम रिलीफ फंड है और अब एक पीएम केयर्स की भी बात हो रही है सेंट्रल लेवल पर, फंड्स की कितनी कमी है? सारे राज्यों को इस समय एक ही बात की चिंता है कि उनके पास फंड्स नहीं हैं। इधर बीच एक खबर ये भी आ रही है और ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है कि जो एमपी लैड फंड्स है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। आप खुद एक एमपी रह चुके हैं, बहुत क्लोजली आपने चीज़ें देखी हैं। क्या कहना है कि जो ये एमपी लैड फंड्स होता है, ऐसे समय में, एक वैश्विक महामारी के समय में, जब आप कस्टमाइज़ कर सकते थे अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए चीज़ें, तो आज उन एमपीज़ के पास पैसे होंगे ही नहीं। नीलू जी, आपको वो अमाउंट देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 करोड़ रुपया इंटू 800 एमपी लगभग 1600 करोड़ रुपया ये बनता है। और बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है कि हम इसको किस तरीके से और कहीं जहाँ जरूरत है वहाँ यूटिलाइज कर पाए। आज सांसदों की बात करी जाती है, तो मैंने भी एज एमपी जब बाढ़ आई थी 2 प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर में और साउथ में 2 बार हमारे उस समय टाइफून आए थे, तो हमने 25-25 लाख रुपए दिए थे वहाँ पर भी। मगर आज मुझे लगता है जब पूरे देश को फाइनेंशियल क्रंच की ओर जा रहा है, तो हमें ये अपनी प्रायोरिटीज, अपने कह सकते हैं कि लेजर्स को थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ेगा कि सबको इसका बेनिफिट मिले। लेकिन दुष्यंत जी खबरें तो ये भी हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड है उसमें बहुत ज़्यादा अभी अमाउंट अनस्पेंट पड़ा हुआ है जो खर्च ही नहीं हुआ है। तो ऐसे में एक पैरेलल पीएम केयर्स खड़ा करना या बाकी जो ज़रिए हैं पैसे आने के, जब उसमें ही खासकर अगर मैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड की बात करूं, उसमें अगर ऑलरेडी पैसे अनस्पेंट हैं, तो आप बाकी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्यों देख रहे हैं? जो पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता कि पीएम केयर्स और पीएम रिलीफ फंड के अंदर कितना अंतर है, मगर बिल्कुल प्रदेश के अंदर हमने भी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड बनाया है। और वो इसी सोच के साथ बनाया था कि जो हमें डेडिकेटेडली एकदम पैसा चाहिए, जो हमें एकदम गरीब आदमी को मदद करनी है, हरियाणा सरकार ने हर लेबरर को जो कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड से अटैच था उसको 4,500 रुपया 1 महीने के अंदर पहुंचाने का काम किया। 5वीं किस्त 1,000 रुपए की उन लोगों के खाते में गई है। उसी तरीके से जो लोग आज हमारे शेल्टर होम्स में थे, हमने उनको रजिस्टर किया, 1,000 रुपया उनको भी हफ्ते का देने का काम किया। जितने हमारे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत थे, किसान थे, हमने सबकी इंश्योरेंसेस कराने का काम किया कि इस महामारी में अगर किसी के कोई जान माल को नुकसान होता है तो उसको, उसके परिवार को उसको भुगतना ना पड़े। कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी बनती है और इसीलिए ही प्रदेशों के अंदर शायद ये फंड्स को बनाया गया। शायद उसकी लिबर्टी थोड़ी सी आसान है डिस्पोजल की। हमें N95 मास्क चाहिए थे, PPE किट्स चाहिए थी। अगर हम टेंडरिंग प्रोसेस के तहत कार्य करते, हमने तो कॉर्पोरेट से चेक्स को छोड़ के उनसे भी डोनेशंस ली हैं इक्विपमेंट्स की। कई राज्यों ने जो ये रैपिड टेस्टिंग किट्स चाइना से आई थी उस पर होल्ड लगा दिया है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्या आपके राज्य ने भी कुछ और कंपनी से बातचीत की है रैपिड टेस्टिंग किट्स को लेकर? क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज भी हैं जो कि अब इस होड़ में लग गई हैं कि उनके रैपिड टेस्टिंग किट्स खरीदे जाएं। तो आपकी क्या इंडिविजुअल लेवल पर कोई बातचीत चल रही है? मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि कई राज्यों ने ऑब्जेक्शन उठाई थी, केंद्र सरकार ने ही उसको कंप्लीटली होल्ड पर कर दिया है। तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जो आज रैपिड टेस्टिंग किट्स को यूज़ कर रहा है। और जिस तरह के रिव्यूज़ आए हैं कि नेगेटिव पेशेंट्स और पॉजिटिव पेशेंट्स को वो बराबर ही एक रेट के अंदर इन्फेक्टेड दिखा रहा है, जो कि अपने आप में एक खतरा है। क्योंकि अगर ऐसा कोई पेशेंट बाहर पब्लिक में चला जाता है जो पॉजिटिव है और उसकी रैपिड रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ता है। और इसीलिए हम जब तक फुल प्रूफ नहीं होंगे, जब तक इसको आगे लेकर नहीं चलेंगे।
आप मगर हाँ, दुष्यंत, अगर लेकिन आप इस बात को बात मानते हैं क्योंकि टेस्टिंग इतनी पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग हो नहीं रही है जितनी हम देख रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट फिगर्स कैसे पता चलेगा कि राज्य में कितने कोरोना के इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता चल पाएगा। फिर नंबर ऑफ लैब्स जो हमारी है उसको इंक्रीज किया है। हरियाणा इज आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट टेस्टर्स। अगर हम स्टेट्स की बात करें, पर मिलियन काउंट में हम लाइक 700 के 750 के आसपास को डेली टेस्ट कर रहे हैं। और यही चीज जरूरी है कि नंबर ऑफ टेस्टिंग शुड इंक्रीज। आज जो ये 700 750 है, ये अगर 2000 3000 जाएंगे तभी जाकर हमें कम्युनिटी स्प्रेड की डिटेल तक पता चलेगी। और इसके लिए हमने सरकारी तौर पर, जहां हमारे पास पहले 2 लैब थी, उसको 5 एडिशनल लैब्स जोड़ने का काम किया है, 7 बनाई है। हमारे पास लगभग 7 ऐसी लैब्स हैं गुड़गांव के अंदर जो प्राइवेट है, विच आर अप्रूव्ड टू डू सच काइंड ऑफ टेस्ट। तो अब नंबरिंग बढ़ेगी, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं टेस्टिंग जब बढ़ेगी तो आपको फिर पता चलेगा कि असलियत में आपकी कम्युनिटी में इसका स्प्रेड कितना फैला है। बिल्कुल। अब चलते चलते एक लास्ट सवाल आपसे करूंगी कि 3 मई के बाद अभी किसी को नहीं पता है कि क्या होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा। आपने खुद कहा कि जैसी रिपोर्ट्स आएंगी उस हिसाब से आप तैयार हैं, लेकिन अगर पर्सनली मैं आपसे पूछूं, क्या आप लॉकडाउन को लिफ्ट करने के फेवर में हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं विश्व में जहां पर ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से चल रही है, उनकी अर्थव्यवस्था भी चल रही है, हालांकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका पर्सनल ओपिनियन पूछूंगी, आर यू इन फेवर ऑफ लिफ्टिंग द लॉकडाउन? बिल्कुल, लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा, मगर किस तरीके से प्रदेश खोलेंगे, इट शुड बी देयर चॉइस, दे हैव टू टेक द रिस्क। और मुझे लगता है कोई भी मुख्यमंत्री आज ये नहीं चाहेगा, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि 100% लॉकडाउन खोल के स्प्रेड को अमेरिका की तरह फैलाया जाए। मगर हमें बेटर फेस्ड मैनर के अंदर सामान्य तौर पर जिंदगी को लाना पड़ेगा। जैसे हरियाणा प्रदेश में हमने इन सिटू कंस्ट्रक्शन साइट्स को पूरी तौर पर खोल दिया, जिस कंस्ट्रक्शन साइट में 10 से कम एम्प्लॉयज हैं और वो ऑन साइट रहते हैं, उनको हमने परमिट कर दिया। हमने जितनी इंडस्ट्रीज अपने पास लोगों को रख सकती है और ऑपरेट कर सकती है, उनको 50% कैपेसिटी पे ऑपरेशंस करने की परमिशन दे दी। जितनी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेबर आएगी, उसको हमने दुष्यंत, आप माफ करिएगा, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जो इस एग्जिट स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं कि पार्शियली धीरे धीरे चीज़ों को खोला जाए, तो एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए हरियाणा ऐसा राज्य क्या पूरी तरह से इस समय केंद्र पर डिपेंडेंट है, या आप खुद सक्षम हैं, आपकी सरकार खुद से सक्षम है कि अगर केंद्र सरकार का जो भी प्लान हो, लेकिन हम अपने प्लान के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी बाय योरसेल्फ एज अ स्टेट? देखिए, वी आर रेडी एज अ स्टेट, हरियाणा इज फुली रेडी, बट वी विल ऑलवेज टेक एडवाइसेस, वी विल मॉनिटर द डिसीजन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि वो ग्लोबल लेवल पर भी क्या व्यवस्था बनी है उसको मॉनिटर करते हैं वो। और प्रदेशों में जो अच्छे एग्जांपल्स हैं, हमें उनको भी स्टडी करना पड़ेगा। स्टेट इज आल्सो डूइंग द सेम, और मुझे लगता है कि हम इसको कोरोना को प्रदेश से और देश से हरा कर मानेंगे। चलिए, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए। तो ऑन रिकॉर्ड में इतना ही, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।